Hello learners, welcome to IS Marathon and yeah, back with the new lesson. This is the case number 20 and this is one of my favorite area जहाँ पर हम बात करेंगे पुलिस रिफॉर्म्स की. So this is the case about प्रकाश सिंह and others versus यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006 का ये केस है. मैं हमेशा से ये बात कहता हुआ हूँ, मेरे पुराने लेसन्स में भी मैंने ये बात बताई है कि इंडिया में सिर्फ 3 तरीके के रिफॉर्म्स ले आओ, सिर्फ 3, कुछ ज़्यादा मेहनत मत करो. हेल्थ रिफॉर्म्स, एजुकेशन रिफॉर्म्स एंड पुलिस रिफॉर्म्स. देखो इंडिया जो विश्व गुरु की बात करते रहते ना, इंडिया विश्व गुरु बन जाएगा. बस ये 3 तरह के रिफॉर्म्स जाओ. मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ, हेल्थ रिफॉर्म्स, एजुकेशन रिफॉर्म्स एंड पुलिस रिफॉर्म्स. एंड आज हम बात करेंगे पुलिस रिफॉर्म्स की. GS2 का भी पार्ट है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी नॉलेज के लिए और अपनी अवेयरनेस लेवल के लिए अगर हम देखें तो दिस इज दी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी क्रूशियल एरियाज, राइट. सो अगर मैं आपसे पूछूँ, आज ये वाला क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना कि आप क्या चाहते हैं, पुलिस की ड्यूटी क्या होना चाहिए, हाँ, और कैसे अपनी पुलिस की ड्यूटी को हम चाहेंगे कि वो परफॉर्म करें, राइट. सो व्हाट आर द रिफॉर्म्स नीडेड इन द सिस्टम. तो 2006 की हम ये बात कर रहे हैं. सो दिस इज द केस एंड दिस इज द रिफॉर्म्स, राइट. सो प्रकाश सिंह केस एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2006 का ये केस है. सुप्रीम कोर्ट ने, सबसे पहले इसमें एक बात जानो, जो विनीत नारायण का केस था हमने डिस्कस किया था, तो उसके अंदर हमने बात करी थी सीबीआई की और ईडी की. तो इनमें रिफॉर्म्स करने की बात कही थी और कुछ सजेशन भी दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, है ना. तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह केस के अंदर रीइटरेट किया, रिकॉल किया अपने विनीत नारायण केस को. तो ओवरऑल इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, इंट्रोडक्शन देखते हैं. इंट्रोडक्शन ये है कि प्रकाश सिंह वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने 7 बाइंडिंग डायरेक्शन इशू कर दिए पुलिस रिफॉर्म्स के लिए, जो कि कंपल्सरीली फॉलो करना होता था. लेकिन क्या ऐसा हुआ क्या रियलिटी में? चलो इम्पैक्ट के टाइम पे देखेंगे ये बात, है ना. प्रकाश सिंह एंड अदर्स वो द पिटिशनर्स, ये पिटिशनर है, और यूनियन ऑफ इंडिया और द रिस्पोंडेंट. ओके, तो रिस्पोंडेंट है. तो बैकग्राउंड देख लो. इंडिया में पुलिसिंग ना किस एक्ट के थ्रू होती है? इंडिया में पुलिसिंग होती है इंडियन पुलिस एक्ट 1861, राइट. एंड काफ़ी सारे रेडिकल चेंजेस लाने की कोशिश करी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक लेवल पर, एंड जो कि कंट्री की इन सिचुएशंस को भी टैकल कर सके, राइट, कॉम्प्रिहेंडली. लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू नहीं हो रहा था एक नेशनल लेवल पे, क्या पुलिस सिस्टम बनाया जाए और किस तरीके से उसका पालन किया जाए. तो इसको चलते काफ़ी डिमांड होती थी. तो 1977 15 नवंबर को गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक नेशनल पुलिस कमीशन, यानी कि जो राष्ट्रीय पुलिस आयोग का संगठन बनाया, अपॉइंट किया. एंड इसको कहा गया कि आपका काम यह है कि पुलिस की रोल एंड उसका परफॉर्मेंस को एग्जामिन करना है, एंड उसके प्रति आपको क्या देना है, रिकमेंडेशन देना है अगर कोई आपको लगता है तो. एंड इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस कंडीशंस में ये था कि कैसे पुलिस का जो इंस्टीट्यूशन है वो एज अ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी होना चाहिए और एज एन इंस्टीट्यूशन, ताकि सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जाए, है ना. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये गारंटी करता है, तो पुलिस इसी का एक स्तंभ है. तो भाई काफ़ी डिटेल में एग्जामिनेशन किया जाता है वेरियस इश्यूज़ का, कि कंट्री में पुलिस सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या एस्पेक्ट्स है, सबको कवर किया गया. कमीशन ने पहली रिपोर्ट सबमिट करी फरवरी 1979 में, ठीक है. फिर सेकेंड इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी अगस्त में, राइट. एंड इसी के साथ 1980 से लेकर के 81 में इन्होंने 3 रिपोर्ट सबमिट करी हर साल, 3 रिपोर्ट. एंड मई 1981 में इन्होंने फाइनल रिपोर्ट सबमिट करी. आपके लिए ये सब जरूरी नहीं है क्या रिपोर्ट कब, याद रखो कि 1981 की जो रिपोर्ट थी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. लेकिन बात होती कहाँ है कि आयोग तो बना दिया गया, बहुत ज़बरदस्त, है ना. काफ़ी टाइम भी ले लिया, जनता का पैसा भी खर्च हो गया, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया. सबसे बड़ा इशू तो यही है ना. अब यही बात पसंद नहीं है भैया किनको, प्रकाश सिंह सर को. प्रकाश सिंह सर ना ये डीजीपी रह चुके थे उत्तर प्रदेश के, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, ठीक है. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अंदर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिट पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट के अंदर. एंड इनका ये चाह रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे एक नया पुलिस एक्ट लेकर के आए, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऐसा नया पुलिस एक्ट लेकर के आए, और वो एक्ट बेस्ड होना चाहिए इन रिपोर्ट्स पर, इसके अंदर दिए गए रिकमेंडेशंस पर, है ना, ताकि जो पुलिस है वो उनको अकाउंटेबल बनाया जाए एसेंशियली, एंड जो लॉ ऑफ द लैंड है और उसके पीपल है उनकी रक्षा के लिए ये इंश्योर करें कि हम आपकी रक्षा करेंगे, गारंटी करेंगे. देखो सिर्फ यही कमेटी नहीं बनाई गई फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, काफ़ी सारी कमिटीज़ बनाई गई, रिफॉर्म्स किए गए, है ना. देखो इसमें से एक आपकी नेशनल पुलिस कमीशन, जो तो अभी हमने बताया आपको, है ना, 1977 से लेकर के 1981 तक, ये आप नोट करो, इसको इंपॉर्टेंट है ये, राइट. फिर एक रिव्यू कमेटी बनाई थी इन्होंने,
राइट, रिव्यू कमेटी। देन उसके बाद पद्मना भैया कमेटी बनी, पद्मना भैया कमेटी बनाई गई, राइट। इसके बाद एक और कमेटी बनाई गई, मलीमत कमेटी, ये बड़ी पॉपुलर थी, ठीक है, मलीमत कमेटी बनाई गई। एंड जो लास्ट थी वो थी सोली सोराबजी कमेटी, सोली सोराबजी कमेटी, बड़े पॉलिटिकल लीडर थे ये, सोली सोराबजी, राइट। तो अब इन कमिटीज को बनाया गया, इन कमिटीज ने काफ़ी सारी रिकमेंडेशन दी, लेकिन उनका क्या रियलिटी में इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है कि नहीं, तो ठीक है, अब सुनते हैं रिट पिटिशन और पिटिशनर्स के क्या आर्ग्यूमेंट्स है। आर्ग्यूमेंट समझना काफ़ी ज़रूरत है ना, कि दोनों साइड्स का आर्ग्यूमेंट आपको सुनना इज नेसेसरी। तो पिटिशनर्स कहते हैं, जैसे कि इन्होंने कहा कि जो बेसिकली फंडामेंटल और ह्यूमन राइट्स है ना सिटीजन के, वो उनको काफ़ी ज़्यादा वायलेशन हो रहा है, एंड इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है ना, क्योंकि जो नॉन इन्फोर्समेंट हो रहा है, डिस्क्रिमिनेटरी एप्लीकेशन ऑफ द लॉज हो रहा है, ये सबसे खतरनाक होता है किसी भी कंट्री, किसी भी सोसाइटी के लिए, है ना। और जो पहले से ही पावर में है वो अपने राइट्स को ऐसे यूज़ करते हैं, ब्लेटेंटली यूज़ करते हैं, लॉज को वायलेट करते हैं, है ना। एंड ये जो जस्टिस की हम बात करते हैं हमेशा, और राइट्स ऑफ द सिटीजन को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ दीज माल प्रैक्टिसेस। जैसे कि यहाँ पर कोई एग्जाम्पल दिए गए थे, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा अनऑथोराइज डिटेंशन किए जाते हैं। अनऑथोराइज डिटेंशन मतलब लोगों को पकड़कर बस डाल दिया जाता था, है ना, जेलों में। उसके अलावा टॉर्चर किया जाता है, हैरेसमेंट होता है, आज भी होता है तो, एंड एविडेंसेस के साथ फैब्रिकेशन उनके साथ होता है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन किया जाता है ना, यानी कि जुडिशरी भी इसका वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन है जो कि फॉल्टी है, करप्टेड है। अब इशू देखो, इशू सब गिना देते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है वो इन्होंने बताई यहाँ पर। इन्होंने कहा कि जो जो हम बात करते हैं डिस्टॉर्शंस की और एब्रीवेशंस की, इन सब की, वो कहाँ से क्रिएट हो रही है, वो क्रिएट हो रही है, ये जो फंक्शनिंग है ना पुलिस की इंडिया में, जो इसकी रूट्स का है, इंडियन पुलिस एक्ट 1861, सॉरी 1861, ये जो पुलिस एक्ट है इसके वजह से हो रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन जो पुलिस का इंडिया में वो चेंज नहीं हुआ जब से इनका ओरिजिनेशन हुआ है, राइट। सो एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, एंड इनकी तरफ से दलील दी गई कि इमीडिएटली नीड है हमको कि ये जो फंक्शन एंड स्कोप है पुलिस का उसको रीडिफाइन किया जाए, राइट। एंड जो नेशनल पुलिस कमीशन है, नेशनल पुलिस कमीशन और उनकी रिकमेंडेशन दी गई, उनको इम्प्लीमेंट कराने की अभी हमको सबसे ज़्यादा नीड है। अच्छा, आगे की दलीलें सुनो इनकी क्या है, पिटिशनर्स की। ये कहते हैं कि इनके लिए रूल ऑफ लॉ सबसे बड़ा है। ये कहते हैं कि कमिटमेंट, डिवोशन होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए पुलिस को, ठीक है, और वो अंडर द रूल ऑफ लॉ गवर्न होना चाहिए, कोई भी सुपरविजन करें, एंड पुलिस के अंदर जो भी लोग सर्व करेंगे वो विदाउट एनी रिगार्ड टू द स्टेटस एंड द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन इन्वेस्टिगेट करेंगे एंड प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे। ओवरऑल इनका कहना यह था कि यूनियन ऑफ इंडिया को ये बेसिकली डायरेक्शन दिया जाना चाहिए कि वो जो रोल एंड फंक्शन है पुलिस का, एंड उसको रीडिफाइन करें, एंड एक नया पुलिस एक्ट लेकर के आया जाए, जो कि नेशनल पुलिस कमीशन के द्वारा बनाया गया ड्राफ्ट जो था मॉडल एक्ट, उसके लाइंस पर होना चाहिए, ठीक है। एंड एक ये भी बात कही गई थी कि जो कमीशन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, उसमें पॉलिटिकल प्रेशर कुछ तरीका नहीं होना चाहिए, यानी कि पुलिस जो परफॉर्म करेगी ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस, उसके अंदर भी कोई पॉलिटिकल प्रेशर, कोई गवर्नमेंटल प्रेशर नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये थी, आपने सेकेंड ईयर से रिपोर्ट पढ़ी है, अच्छा उसके जो लेक्चर्स है ना वो लेकर के आऊँगा, आप डिमांड करो, ठीक है, इन कमेंट सेक्शन, मुझे पता करना है कि आपको सेकेंड ईयर की वीडियोज़ चाहिएगा, इसी तरीके से आएगी फुल स्ट्रक्चर्ड वे में, राइट। सो पिटिशनर सेकेंड आरसी के यहाँ बात कर रहे हैं, तो उसमें भी एक ये रिकमेंडेशन था पुलिस रिफॉर्म वाले चैप्टर में कि सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्क फ्रॉम द लॉ एंड ऑर्डर वर्क, यानी कि पुलिस एक ही वर्क के लिए अच्छे से एफिशिएंटली काम कर सकती है, या तो उनको इन्वेस्टिगेशन वर्क दे लो या फिर उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम दे दो, ठीक है, तो इनका सेपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अच्छी बात तो जब होती है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सबको नोटिस इशू किया, जितने भी यूटीज़ और स्टेट्स थे, है ना, कि ये जो रिकमेंडेशन दी गई है पिटिशनर्स के द्वारा और सजेशन दिए गए हैं, उससे किसी को कोई एतराज़ है क्या, तो सभी जो है एक मत के साथ बोला कि नहीं, कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, हम बात करते हैं जजमेंट की। जजमेंट क्या है, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। देखो, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अब याद किया जो विनीत नारायण केस था, हमने अभी डिस्कस किया है विनीत नारायण केस को इनके पहले वाले लेसन में, एक बार जाकर के देखना, 1998 का केस था, बहुत ज़बरदस्त केस था, सीबीआई और ईडी से रिलेटेड, है ना, हमने लेसन के स्टार्टिंग में भी ये बात करी। तो इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बहुत ही अर्जेंट नीड है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है एक रिक्विजिट मैकेनिज्म बनाए और सेंट्रल गवर्नमेंट भी डायरेक्ट करे कि पुलिस रिफॉर्म्स के जो मैटर है उनको परस्यू किया जाए,
यस, एंड स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करे कि एक मैकेनिज्म बनाएगा सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट का। और इसके अलावा जो टेन्योर ट्रांसफर एंड पोस्टिंग होती है ना, चीफ जो पुलिस, स्टेट पुलिस का जो चीफ होता है उसकी, राइट, उसके अलावा सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और उसके अबव की रैंक का भी एक सेट मैकेनिज्म होना चाहिए, और जिसको स्ट्रिक्टली और अदरली फॉलो किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब हम आर्टिकल 32 और आर्टिकल 142 को साथ में पढ़ेंगे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन दी गई है कोर्ट को, उसके बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज को अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन फ्रेम करने के लिए कुछ गाइडलाइंस और डायरेक्शन इशू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 142 क्या है, आर्टिकल 32 आप सबको पता है। आर्टिकल 142 के अंदर देखो, मैं आपको समझा देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे किसी मैटर में ऑर्डर पास कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है एंड अपना वर्डिक्ट सुना सकती है, अगर उसे लगता है कि यहाँ पर कंप्लीट जस्टिस नहीं हुआ और कंप्लीट जस्टिस करने की जरूरत है, तब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करती है। एंड यस, इट इज इंडीड अ प्रूफ ऑफ judicial activism. Yes, it is indeed a case of judicial activism, right? So अच्छा, तो क्या ये डायरेक्शंस थे, क्या इनमें हम कह सकते हैं कि ये एज ए मॉडल काम कर सकते हैं किसी भी स्टेट या फिर सेंटर को लॉ पास करने के लिए? तो पहला 7 डायरेक्टिव्स में आता है कि कॉन्स्टिट्यूट ए स्टेट सिक्योरिटी कमीशन। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके जरिए हर स्टेट में बनेगा ये, है ना, सिक्योरिटी कमीशन जो है हर स्टेट में बनेगा। जो स्टेट गवर्नमेंट अनवारंटेड इन्फ्लुएंस करती है, प्रेशर डालती है ना स्टेट पुलिस पर, तो ये सब बंद हो जाएगा इससे। एंड जो इसके मेंबर्स कौन रहेंगे, सीएम रहेगा, होम मिनिस्टर रहेगा स्टेट का, एंड जो डीजीपी है ना स्टेट के, डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस, वो एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी रहेगा, राइट। सो एक ये अरेंजमेंट किया। एंड जो डीजीपी होगा ना, उसका सिलेक्शन कौन करेगा? देखो यहाँ पर ना, देखो जो डीजीपी रहेगा वो स्टेट गवर्नमेंट चूज करेगा, स्टेट गवर्नमेंट चूज करेगी। लेकिन ये जो 3 सीनियर मोस्ट ऑफिसर होंगे ना, 3 टॉप जो ऑफिसर्स होंगे, यानी कि सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स डिपार्टमेंट के, और इनको चूज कौन करेगा? इनको चूज करेगा एक पैनल जो यूपीएससी बनाती है ना। तो यूपीएससी के द्वारा चूज किए गए 3 सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स, इन ऑफिसर्स में से एक डीजीपी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। तो और इस डीजीपी का मिनिमम टेन्योर जो होगा वो 2 इयर्स का टेन्योर होगा, जो कि फिक्स्ड होगा, कोई हिला भी नहीं सकता उन्हें फिर, राइट। डीजीपी के साथ ही जो थर्ड यहाँ पर डायरेक्टिव दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो ये था, चाहे पुलिस ऑफिसर्स, मतलब जो भी काम करते हैं फील्ड पे, ऑपरेशनल ड्यूटीज जिनकी होती है, आप चाहे आईजी ले लो, आप चाहे डीआईजी ले लीजिए, जो हमारे एसपी होते हैं, एंड चाहे एसएचओ ही क्यों ना हो, स्टेशन हाउस ऑफिसर ही क्यों ना हो, इन सबका टाइम मिनिमम टेन्योर 2 इयर्स का होना चाहिए, राइट। क्योंकि देखो, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर है, डीआईजी मान लीजिए, या फिर एसपी मान लीजिए, वो एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग बात करें तो गैंग को पकड़ने के पीछे अपने बहुत ही है, और काफ़ी सारी लीड उन्हें मिल चुकी है, लेकिन उसी वक्त उनका ट्रांसफर किया जाता है ड्यू टू वेरियस पॉलिटिकल एंड अदर रीजंस, राइट। सो ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा उनकी जितनी भी मेहनत उन्होंने की है साल भर 15 महीनों में, राइट। सो इस तरीके से मिनिमम टेन्योर 2 इयर्स का रहना चाहिए। अब ये जो चौथा डायरेक्टिव है ना, ये मेरा फेवरेट है, आप सबका फेवरेट हो जाएगा, आप इसके सुनो पहले। देखो इसमें कहते हैं कि सेपरेट इन्वेस्टिगेशन किया जाए लॉ एंड ऑर्डर की, सेपरेट करें इन्वेस्टिगेशन को एंड लॉ एंड ऑर्डर फंक्शंस को। मतलब क्या इसके अंदर, एक बनाओ इन्वेस्टिगेशन पुलिस, एक बनाओ लॉ एंड ऑर्डर पुलिस, इनके वर्क सेपरेट कर दो, इनके ड्यूटीज सेपरेट कर दो। इससे क्या होगा, एक तो इन्वेस्टिगेशन स्पीडली कर सकेंगे, है ना, एक्सपर्टाइज होगी ज़्यादा, बेटर एक्सपर्टाइज, उसके अलावा रिपोर्ट बना सकेंगे ज़्यादा अच्छी विद द पीपल। अब जो नेक्स्ट 5th डायरेक्टिव है वो है पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड का बनाना। पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड क्या बनेगा, हर स्टेट पे बनेगा ये। और ये क्या देखेगा, ये देखेगा जितने भी ट्रांसफर्स होंगे, पोस्टिंग की जाएगी, राइट, प्रमोशन किसके करना है, और अदर सर्विस रिलेटेड मैटर्स। अब इसमें डीएसपी से नीचे के सारे रैंक वालों का इसके अंदर ट्रांसफर वगैरह सब देखा जाएगा, और उससे ऊपर का मैंने आपको बता दिया, राइट, इस वाले पॉइंट पे स्टेट सिक्योरिटी कमीशन में, राइट। अब इसके जो स्टैब्लिशमेंट बोर्ड है, पुलिस स्टैब्लिशमेंट बोर्ड, इसके अंदर डीजीपी होगा, राइट, एंड 4 सीनियर मोस्ट ऑफिसर होंगे डिपार्टमेंट के, ठीक है। बात करते हैं 6th की, एंड ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, इसको यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाए, कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। देखो बहुत ध्यान से सुना, ये वाला अरेंजमेंट बहुत जबरदस्त है।
डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी जहां पर पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कंप्लेंट्स को देखा जाएगा, राइट। और अप टू द रैंक ऑफ डीजीपी, अप टू द रैंक ऑफ डीजीपी इस इन कंप्लेंट अथॉरिटीज में उनकी कंप्लेंट हो सकती है। अब भाई अब डीजीपी से हायर रैंक की अगर हम बात करें तो वहां पे स्टेट लेवल की पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज होगी, जिसके अंदर जो एसपी हैं या फिर उससे अप अबव रैंक के जितने भी ऑफिसर हैं उनके खिलाफ कंप्लेंट होगी स्टेट लेवल पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज में, ठीक है। इट्स अ गुड अरेंजमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द सेवंथ डायरेक्टिव, जो इसमें कहा गया एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाया जाएगा सेंट्रल लेवल पर, नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाया जाएगा नेशनल लेवल पर, यूनियन लेवल पर। ये क्या करेगा, ये सब पैनल तैयार करेगा जो एक एप्रोप्रिएट अपॉइंटिंग अथॉरिटी बनेगा, राइट। अब इसमें जितने भी सिलेक्शन होंगे और प्लेसमेंट होंगे ना, जितने भी चीफ्स हैं ना सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी चीफ हैं उनके सिलेक्शन और प्लेसमेंट्स ये देखेगा, राइट। एंड उनके भी मिनिमम टेन्योर, जो इस पैनल का मिनिमम टेन्योर रहेगा वो भी 2 ईयर्स रहेगा। आई मीन जो चीफ्स रहेंगे इन सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के, उनके भी मिनिमम टेन्योर 2 ईयर्स रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर वर्ड्स में ये बात बोल दी थी कि ये जो डायरेक्टिव्स दे रहे हैं, हम डायरेक्शन दे रहे हैं, वो इनको फॉलो करना कंपलसरी है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज बिफोर 31 दिसंबर 2006, यानी कि जिस साल वर्डिक्ट आया। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस जानो पहले, फिर बात करेंगे इम्पैक्ट की, जो कि रियल बात है। सबसे पहले तो लैंडमार्क जजमेंट है इंडीड कि पुलिस सिस्टम को इंडिया के अंदर रिफॉर्म करना है। इट्स अ ग्रेट स्टेप, राइट। सेकंड, ये ऐसी गाइडलाइंस हैं जिनको इश्यू करने के बाद हमको पता चला, एटलीस्ट जो पब्लिक डोमेन में पहले से बातें रहती है पुलिस कितनी करप्ट है ये सब, कि उसमें एक्सेसिव पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, प्रेशर है ना, और पुलिस ऑफिसर्स के पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, एंड उनको अननेसेसरी ट्रांसफर्स जो किए जाते हैं, हैरेसमेंट भी होता है कई बार, तो उससे भी प्रोटेक्ट करने के यहाँ पर अरेंजमेंट किए गए। तो इट्स अ गुड केस एंड गुड डायरेक्टिव्स जो दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अच्छा, मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, आपके अकॉर्डिंग इमीडिएटली कौन से एक डायरेक्टिव को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। अकॉर्डिंग टू मी जो 6th वाला है, 6th डायरेक्टिव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ आप कंप्लेंट करते हैं, ठीक है। आप खुद सोचो ना, अगर आपको पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट करनी है तो कहाँ जाएंगे, पुलिस ही के पास जाना पड़ेगा। तो इसका इम्पैक्ट सुन लीजिए, इम्पैक्ट जो है ज़बरदस्त है। वही बात कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू कर दी, बट ये कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या यूटी हो, किसी ने भी फॉलो नहीं की। अच्छा, यहाँ पर एक स्टडी की गई थी, एक असेसमेंट किया गया था बाय द कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव। उसमें कहा गया कि ऐसा एक सिंगल केस भी नहीं है, नॉट अ सिंगल केस जिसमें फुल कंप्लायंस किया गया हो। या तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने या गवर्नमेंट ने ब्लेटेंटली रिजेक्ट कर दिया, या इग्नोर कर दिया, या डाइल्यूट कर दिया, राइट। एंड काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने वायलेशन किया इसका, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स का, कि जो टेन्योर है, सिलेक्शन है डीजीपीस का, है ना, उनको उनके साथ भी उनको फॉलो नहीं किया, राइट। सो एपेक्स कोर्ट में इसके खिलाफ प्रकाश सिंह ने एंड बहुत से अदर जो लोग थे जो एक्टिव रहते हैं इस वाली फील्ड में, और जो पिटिशन स्टार्टिंग में जिन्होंने पिटिशन डाली थी, उन सब ने एक कंटेम्प्ट पिटिशन डाली कि जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स हैं उनका वायलेशन किया जा रहा है। ये जब होता है जब सुप्रीम कोर्ट की कोई डायरेक्टिव्स को फॉलो नहीं करता, तब कंटेम्प्ट पिटिशन डलती है। एंड उसके बाद से आज तक बातें चली रही है बस, एंड आज तक इनको किसी ने भी फॉलो नहीं किया, है ना। सो दिस इज इट फॉर टुडे। सो ये केस था प्रकाश सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। इंपॉर्टेंट जजमेंट दैट ट्रांसफर इंडिया की ये सीरीज है, एंड अगला लेसन आएगा आपके लिए एम नागराज एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। अच्छा, उसमें हम टैकल करेंगे क्वेश्चन ऑफ रिजर्वेशन, एसी/एसटी के लिए जो रिजर्वेशन है प्रमोशंस में, वो क्या कंपलसरी है क्या। एंड उस वाले केस में हम इंदिरा साहनी जजमेंट के भी बातें में जो डिस्कस करेंगे। तो एम नागराज केस को पढ़ने से पहले एक बार जाओ और इंदिरा साहनी जजमेंट को सुनो जो 1992 में आया था। ओके, सो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे। बस सब्सक्राइब करो एंड जितना हो सके ना उतना स्प्रेड करो यार हमारे इनिशिएटिव्स को।